अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है। तो हम जनाब कर रहे थे IS 16, यही ना पहले कर लें, चल यही पहले कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका पार्ट है, अभी आप नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं लगाना आपने, ये होना है इंशाल्लाह, अभी रिवैल्यूएशन हमने नहीं की, ठीक है। तो बच्चे पूरे करने तक हम फटाफट जो है वो, क्या कुछ गिरने वाली चीज़ पड़ी, बटन तो ऑन है आज जी। सवारियाँ पूरी होते होते ज़रा ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। रिक्वायरमेंट थी गेन और लॉस निकालो, यानी गेन और लॉस निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जर्नल एंट्री करें या डिस्पोजल का लेजर बनाएं या इवन प्लस माइनस कर दें, क्योंकि उसने क्या बोला है, कैलकुलेट गेन और लॉस। तो आप जैसे आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, बुक वैल्यू फिर एसेट कंपेयर कर सकते हैं, प्लस माइनस करके तो बेशक कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने जर्नल एंट्रीज कर लेनी, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्रीज ही करवा देता हूँ आपको। अच्छा, 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है, ये अलग अलग 3 एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले कैश रिसीव्ड या पेड। रिसीव्ड है तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, आगे पेड है तो नेगेटिव लिखा हुआ है। इसकी समझ आई थी पढ़ के? दूसरी चीज है एसेट, जो पुराना एसेट है उसकी डिटेल्स थी, एसेट गिवन अप, ये दूसरा पॉइंट, दूसरा डेटा इसके बारे में था। और फिर ये सारी उसी की बातें लिखी थी, ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, और नीचे एसेट रिसीव्ड, ये न्यू एसेट की। तो ये 3 बातें इस तरह से थी। समझ आया था इसको इस तरह से पढ़ के? सवाल को पढ़ना एक आर्ट है, और 2 बार कम से कम पढ़ना जरूरी है सवाल को सही करने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कम से कम 2 दफा सवाल को पढ़ो। समझ आ गया? पहली बार फिर भी पढ़ो, आदत तो बने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि आपने जर्नल एंट्रीज कर लेनी है। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, तो पहली जर्नल एंट्री में करता हूँ यहाँ पे, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पहली जर्नल एंट्री, एक्यूमुलेट ऑप्शन। अच्छा, एंट्री पहले लिखने की आदत पड़ी है थोड़ी बहुत। उसके बाद एसेट में न्यू की कॉस्ट, तो मैं न्यू लिख देता हूँ जरा, ठीक है जी। उसके बाद एसेट को, अच्छा तरतीब से चलें, बेशक बल्कि तरतीब से ना चलें तो याद हो गया आपको, क्या ख्याल है? चलें, एसेट न्यू से डेबिट, न्यू की कॉस्ट से। उसके बाद एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, और कैश पेड भी हो सकता है, रिसीव भी। ओ माय गॉड, हमारे तो आज वाले सवाल में कैश रिसीव्ड है, रिसीव पॉजिटिव सामने लिखा हुआ है, पेड है वो, तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। और वैसे तो आपको कहा हुआ ना कि आप एक लाइन ऊपर छोड़ दिया, एक लाइन ऊपर गया, नस गया, कहीं चला गया, चलें कोई बात नहीं, हमें भी ये नहीं चाहिए था। एसेट ओल्ड की कॉस्ट निकाल दो, न्यू की कॉस्ट ऐड ओल्ड की, ओल्ड और न्यू लिखो, पता है आपको, एसेट का आना भी कॉस्ट पे, एसेट का एसेट अकाउंट अलग बनाओ तो वो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब कैश रिसीव हो रहा है, लगता है हमारा वाला एसेट अच्छा था और जो हमने लिया है वो उसे टका हुआ एसेट है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं जनाब, डेटा उठाना। कैश रिसीव्ड कितना है जी? 1.1। जो डेटा मिलता जाए, जर्नल एंट्री पहले लिखने का फायदा क्या होता है, जो डेटा मिलता जाए वो लिखते जाएं, उसके नंबर मिलते जाएंगे। एसेट जो दिया है हमने, पुराना एसेट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10.3 क्रेडिट कर दें। इसकी बुक वैल्यू हमने कहीं नहीं लेके जानी होती, बुक वैल्यू तो एंट्री में नहीं आती, अनलेस कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा हो हमारे पास, वही बुक वैल्यू, वो तो भी सिखाई नहीं, और प्रोबेबली कल सीखेंगे इंशाल्लाह। आज तक चेंज, ये मैं 2 दिन ना, हालांकि मैं रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मौजूद मेहमान ग्रामी कल तशरीफ लाए हैं, ये उनके एजाज में मैं तकरीबन 2 दिन और काम है, करने वाले काम है, ये करते ही होते हैं। एस्टीमेट चेंज आज करवा दूंगा, और एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पर बनाना कल सिखा दूंगा। परसों से ऑनवर्ड मैं नहीं जा सकता, परसों हम रिवैल्यूएशन स्टार्ट, हो सकता है कल बुनियाद डाल दें, लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉपर परसों स्टार्ट कर दें। तो आपके पास मतलब ये टाइम है, आज का भी दिन है आपके पास और कल का दिन भी है, कि जो सारा आपने पहले हमने पढ़ा है इसको पूरा कर लें, वरना रिवैल्यूएशन ने फिर आपको मौका नहीं देना, ठीक है। आके कैमरे के आगे खड़े हो जाएगा, तुम्हारे सरों की वीडियो आती है फिर बस। हाइब्रिड वाला को बच्चा तो नहीं बैठा हुआ, जिस बेंच पे दूसरी रो से ऑनवर्ड 6 बच्चे बैठे हैं वो, या 5 बैठे हैं वो, 1-2 बच्चों की जगह बना लें प्लीज। कम से कम 5 वाले तो 6 हो ही जाएं, और 6 वाले फिर बाद में देख लेंगे। 5 जितने, जिस बेंच पे तीसरे बेंच से ऑनवर्ड 5 बच्चे बैठे हैं वो छठे को बिठा लें, छठा 6th को बिठा लें। अच्छा जी, हाँ जी, बुक वैल्यू हमने कहीं नहीं लेके जानी, लेकिन इस बुक वैल्यू को यूज करेंगे, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है ना, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन निकालनी है तो क्या करोगे, कॉस्ट डन जी। यहाँ पे करते हैं छोटी सी वर्किंग, क्योंकि सवाल के अंदर 10.3 गिवन है और सवाल के अंदर 6.4 गिवन है, सवाल में कहीं बुक वैल्यू गिवन, एक्यूमुलेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने निकाली है, तो फिर एग्जामिनर को वर्किंग शो कर दीजिए, बोलो 3.9। अब वो गेम ऑन होगी जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट दिया था जाते जाते, ठीक है। क्या था जी? फेयर वैल्यू ओल्ड की भी है, फेयर वैल्यू न्यू की भी है। अगर ये अगली 3 लाइनें ना लिखी हो तो फिर तो हम सिंपल नॉर्मल अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, तो ओल्ड की फेयर वैल्यू उठाएंगे। लेकिन जब नीचे से अदर इन्फॉर्मेशन दी तो उसको पढ़ लें, हो सकता है आगे जाके वो कहे फेयर वैल्यू तो दोनों की गिवन है, लेकिन जो पुराने की है वो ज्यादा एविडेंट है, फिर पुराने की ठीक है, नए की ज्यादा एविडेंट है तो फिर पुराना छोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना? तो कहता है आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, तो मैं यूं कह लूं, इसको हमने यूं कहा था कि बोथ की फेयर वैल्यू गिवन है, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, तो किसको उठाएंगे? तो फिर इसको पुर कराओ, समझते हैं? अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ ओल्ड माइनस कैश पेड 1.1 जी, कितना? 7.4, ठीक है जी। जी, गेन है या लॉस है? कौन सी साइड हैवियर है? गेन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गेन आना शुरू हो गए। 2.1 जी। कितने बच्चों ने ये सही नहीं किया था? गलती हुई थी, हाथ एक, मैंने गलती पूछनी होती है आपने सीखने के लिए, गलती हो गई थी, गलती
क्या गलती हुई थी? प्लस कर दिया था भाई ने इसको प्लस कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर फेयर वैल्यू ओल्ड के साथ कैश रिसीव हो रहा हो तो माइनस करना, लेकिन नॉर्मली कैश पेड ही होता है। शायद ये वाहिद ही पास पेपर के अंदर ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश रिसीव हुआ है, मेरा नहीं ख्याल, शायद कोई एक आधी और आ जाए, बता बशरियत मेरी कोता नजर से ना गुजरी हो, उर्दू भी सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो शायद मेरी नजर से ना गुजरी हो, वरना मेरे ख्याल से कैश रिसीव्ड एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में ये एक ही है जो आपके पास पेपर में पाया जाता है। खैर चलें, अच्छा है, अभी देख लिया आपने। नेक्स्ट, ये समझ आई थी? अच्छा, कितने बच्चों ने सही कर लिया था? बिल्कुल पहली बार बगैर देखे ऐसे किया था। कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है? मेरा सवाल ही गलत है, बाकियों ने क्यों नहीं किया होमवर्क? अगली बार का इंतजार है। इस तरह से सीए नहीं होता, FR1 तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा FR1 आसान कहने का मतलब पूरी बात याद नहीं रखी। मैंने कहा था FR1 बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों का खुद को स्केड्यूल करना, खुद को डिसिप्लिन करना, ये मुश्किल है। रोज तशरीफ लानी है, रोज का काम रोज करना है, रोजाना 1.5 घंटा इस पर्चे का आपके लिए मुख्तस है घर पे, और हफ्ते का एक टेस्ट देना है जो इस हफ्ते में किसी वक्त लूंगा, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हमारा डे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब काम करने वाला पास होता है, उसके लिए FR1 आसान है। किसने होमवर्क नहीं किया ऊंचा हाथ खड़ा करें। नहीं किया मेरा देखने दें, ये सही से बता दें, मैं चेक भी कर लेता हूँ, और चेक करूँ तो निकाल देता हूँ क्लास से। आइंदा ऐसा होगा? पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। हाइब्रिड में सबने होमवर्क किया हुआ है, आधे हाइब्रिड ने नहीं किया हुआ। नहीं हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने पूछा तुम्हें, बेटा प्लीज आइंदा से ऐसा ना हो। अभी तो बचपन है अभी आपका, इसलिए माफ कर रहा हूँ पहली गलती समझ के। होमवर्क में चेक करता हूँ, मैंने आज किया था उस दिन जिस दिन आप लोगों ने नहीं किया होता, मतलब जिस दिन आप छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह उसी दिन चेक हो जाएगा। वैसे कभी कभार चेक कर लेता हूँ होमवर्क, लेकिन देखें अब आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आपको पता है अपने नफे का नुकसान का। तो अगर आप इस अप्रोच पे चलेंगे जैसे आप आज तशरीफ लाए हैं बिना होमवर्क किए, तो बेटा बहुत मुश्किल है। फिर अगली बार की प्रोविजन डालने फीस की, आई कैप की फीस की, एग्जाम की, 6 महीने की टेंशन की, 6 महीने जिंदगी में दाया होने की, ये सब चीजें डाल लें प्रोविजन में, ठीक है, प्रोविजन डाल लें। फ्यूचर के प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में कोई लॉस होना तो उसे आज ही बुक कर लें। तो आप अगर प्रूडेंट होंगे तो आप आज ही अगले सेशन की फीस वगैरह की प्रोविजन बुक कर लेंगे, ठीक है, अगर इस तरह चलेंगे तो प्लीज। नेक्स्ट है जी, अगेन वही काम कर लेते हैं जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट करेंगे, और कैश रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद एसेट को ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे और कैश पे हो रहा है। चलो ये तो एंड पे देख लेता है बंदा, चलो आपने कह दिया तो लिख देता हूँ। अब कैश कितना पे किया देखो ना, पहले एंट्री लिख ली तो अब आसान है, जो डेटा मिलता जाए, ठीक है। बाइक को बिठा लो यार, इधर तीसरी रो में बिठा लो, तशरीफ ले आए हैं ये, और फिर फ्रंट पे भी आना, मेरी सीट पे आ जाओ, मेरी सीट पे आ जाओ, मैं टाइम से आया करो यार जी। ओरिजिनल कॉस्ट ओल्ड की 12.4, बुक वैल्यू और अक्यूमुलेटेड डेप्शन, सॉरी बुक वैल्यू और कॉस्ट से कंपैरिजन करके अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकल आएगी 12.4 माइनस 7.3 कितना 5.1। नए की कॉस्ट, अब ये एक मसला है, पुराने की भी फेयर वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ना, अंदाजन फेयर वैल्यू गिवन है पुराने की भी और नए की भी। अब अगर चुप होता, अगली अदर इन्फॉर्मेशन ना होती, तो हम अपने उसूल पे रहते, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है और उठा लेते, लेकिन उसने कहा सबर करो जरा। दूसरे के केस में कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, कौन सा है ये, न्यू, ठीक है, एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। इसका मतलब फिर पुराने की एविडेंट ज्यादा एविडेंट नहीं है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप एस्टिमेट है ना, अंदाजा है, अंदाजा हमने लगा लिया है अपनी फेयर वैल्यू का भी, और अंदाजा हमारे पास है वो पुराने वाले का, और अंदाजा है नए वाले की फेयर वैल्यू का भी, लेकिन वो कह रहा है जो फेयर वैल्यू नए वाले की है ना, वो कॉरोबोरेट कर सकते हैं, उसके एविडेंस मौजूद है, वो ज्यादा एविडेंट है। इसका मतलब फिर पुराने वाली एविडेंट नहीं है। यानी आसान अल्फाज में जिसको हमने कहा था कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज न्यू। अब बफलो ब्राउन है, मज बुरी है, आप इसको इग्नोर करें, ये 9 ही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही न्यू की कॉस्ट बन जाएगी 9.0। ओके, ये 0 मैंने ऐसे ही लिख दिया, बस अच्छा लग रहा था मुझे, सारे पॉइंट्स में आ रहे थे। कहानी खत्म जी, गेन है लॉस है, ओह माय गॉड, लॉस 2.4, अच्छा जी 0.4 लें जी। लो जी, तो मेरे ख्याल में वो तीनों सिनेरियोज आई के अपने इस अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट किए थे, ऐसे ही है। तीसरा भी आ गया ना, देखते हैं, हम फटाफट दोबारा से एंट्री लिखते हैं। सही हमने जनाब तरीका रखा हुआ है ना, अंग्रेजी में एंट्री लिख ली। देखो सीखने के वक्त तो देखो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था, लेकिन अब बस ठीक है ना, अब सीख लिया। अब कोई ये कि नहीं ये क्या बात हुई, ये तो रटा लगा, नहीं भाई, हर स्टेप को आपने सीखा था, लेकिन अब एक एफिशिएंट वे है, बस ठीक है लिख लिया करें जल्दी से। एसेट में न्यू की कॉस्ट डेबिट हो जाएगी एसेट अकाउंट में, और एसेट अकाउंट से ओल्ड की कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, और कैश पे ही हो रहा है। अच्छा कैश आई तो नहीं, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कैश ही तो नहीं। अब पुरानी कॉस्ट 14.5 क्रेडिट करो, कॉस्ट और अक्यूमुलेशन को, बुक वैल्यू को कंपेयर करो तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकल आएगी 14.5 माइनस, कोई बात ना समझ आ रही तो साथ वाले से शर्म नहीं करनी। और कोई कह रहा है हाँ ये यस 3.4 14.5 माइनस दिस बुक वैल्यू अक्यूमुलेशन, आपको कोई बात नहीं समझ आए और आपका पहला दिन दूसरा दिन ना हो, आप सवाल कर सकते हैं, और बाकी बच्चे भी 2 दिन बाद जब साथ मिल जाए तो भी सवाल कर सकते हैं। चले कोई नहीं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको सवाल हो तो जी। 11.1 नवे की कॉस्ट, वो कहता है जी ये ओल्ड की फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड है, ये न्यू की है। अब अगर तो चुप होता, ओल्ड को उठा लेते और प्लस 0 कर देते, आपको नहीं, हम -0 करते, -0 कर मतलब जो फेयर वैल्यू होती वही न्यू की कॉस्ट बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कहा इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट्स इज रिलायबली मेजरेबल, दोनों की रिलायबली मेजरेबल नहीं है। इसका मतलब
बुक वैल्यू ही है, फिर दोनों की फेयर वैल्यू यूं कह दें, दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक चीज तो हमारे पास अवेलेबल है, वो है, तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल में गिवन है 3.4। तो ये ट्रांजैक्शन लैग क्या करती है, कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है ना, तो इसमें कोई गेन कोई लॉस नहीं। इसीलिए कल के सवाल में कोई कैश पेड भी आ रहा था ना, तो वो इस वजह से आ रहा होता है कि थोड़ा बहुत जो इनमें फर्क होता भी है वो कैश से पूरा कर लिया जाता है, किसी को नफा नुकसान नहीं होता, बस बराबर सराबर, नो गेन नो लॉस, ठीक है ना। चलें जी, कोई मसला है इसमें तो बताएं, ये थोड़ा पक्का हो गया। असल में एक मिनट, असल में जो है ना, असल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव, यही आपको सवालों के अंदर आई कैप में टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस सवाल के अलावा कहीं पे भी इस तरह से तीनों सिनेरियोज नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट था जी। बिल्कुल लिखा हुआ है ना मेरे चांद, एसेट गिवन अप, आगे दो नुकते हैं, फिर ये तीन बातें एसेट गिवन अप यानी ओल्ड एसेट के बारे में, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, हाँ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लिखा होता है ना। नहीं मेरे चांद ऊपर देखता सही यार, चांद कहीं जा रहा हूँ, तारे मेरे तारे इधर देखो, ये ओल्ड एसेट है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, एसेट गिवन अप, आपने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जो एसेट दिया है वो नया दे दिया है, पुराना एसेट गिवन अप है, तो ये पुराने एसेट की डिटेल है। इसके आगे ये दो नुकते पड़े हुए हैं, इसका मतलब इससे नीचे सारी बातें किसकी हैं, जो एसेट ओल्ड है, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट गिवन अप की, बुक वैल्यू एसेट गिवन अप की, एस्टिमेट फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप की, सिंपल। उसके बाद एसेट रिसीव, जी हाँ ये न्याऊ है, न्याऊ नवा, जिसको आप कहोगे नवा है, सुनिया। चलें आगे जी जी जी। मोर एविडेंट में अगर ये यूं लिखा होता फेयर वैल्यू बोथ एसेट, यहाँ पे लिखा होता फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज क्लियरली मोर एविडेंट, तो फिर प्लस माइनस कैश होता, क्योंकि मैंने रूल क्या पढ़ाया था, अगर सिर्फ नए की फेयर वैल्यू गिवन है ओल्ड की नहीं है, तो फिर हमारे नए की कॉस्ट क्या है, उसकी फेयर वैल्यू, फिर प्लस माइनस कैश किया नहीं था ना, ठीक है। अगर हमने एसेट की बुक वैल्यू ली है तो हम क्वेश्चन में कैसे शो करेंगे, मतलब वो शो करना जरूरी है, हमने बुक वैल्यू नहीं, जो चीज सवाल के अंदर गिवन है 3.4 सवाल में बुक वैल्यू के नाम से लिखी हुई है ना उसने, तो मैंने यहां पर लिख दिया एसेट बुक वैल्यू 3.4। देखो यहां पर आपने 7 इवन ये देखो 3.9 कैलकुलेट किया ब्रैकेट में बताया, 7.4 कैलकुलेट किया ब्रैकेट में बताया, 5.1 कैलकुलेट किया ब्रैकेट में बताया, जो सवाल से चीज उठा लो कोई मसला नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्या बताओगे, बताने बहुत दिल कर रहा है तो आप ओल्ड बुक वैल्यू लिख दो, मेरी जरूरत नहीं है वैसे, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सवाल में ये फिगर गिवन है, ठीक है जी बेटा। ले जी एक मिनट, ओल्ड की बुक वैल्यू हमें प्लस कैश कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ और है नहीं ना, हम एक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन करने गए, हम एक नया एसेट ले आए, मैंने ये नया एसेट ले लिया, इसकी फेयर वैल्यू थी नहीं, मैंने बदले में अपना ये पुराना एसेट दे दिया, इसकी भी फेयर वैल्यू मेरे पास नहीं थी, अब मुझे ये नया एसेट कितने में पड़ा, कितने में पड़ा, सिर्फ कैश दें तो फिर ये भी तो देके आए हैं, इसको देके आए तो इसकी वैल्यू क्या लें, फेयर वैल्यू बाजार में जो लगनी चाहिए वो है नहीं, तो एक चीज तो हमारे पास मौजूद है इस पुराने एसेट की, वो क्या है, हमारी किताबों में इसकी वैल्यू, मजबूरन उसको उठाते हैं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन लैग करती है, कमर्शियल सब्सटेंस गेन लॉस आ नहीं रहा होता इसके अंदर, फेयर वैल्यू होती तो गेन लॉस आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, आप लेट भी आते हैं, आपने आगे भी आगे बैठना था ना, जगह नहीं है पीछे, मेरी है जगह, मेरी है जगह, आ जाए, लेट ना आया करो, पानी पीऊं, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, चलें आगे। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर में ना हम इधर आएंगे, ये सवाल करेंगे तकरीबन आधा पौना घंटा लगा के, लेकिन उससे पहले मौजूद मेहमानाने ग्रामी तशरीफ लेकर आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11-12 था ना, 11 तो मैंने ऐसे ही बस गोली करा दी थी, गोला कराया था बल्कि नहीं, लेकिन वो 11 आपने करना था ना, जरा ओपन करें, होमवर्क मैंने चेक करना है वो वाला, ऐसा असगर को बुला लें जरा, होमवर्क चेक कराएं, निकालें क्लास से बाद, बताते हैं नहीं किसने किया हुआ 11वां, किसने नहीं किया, नहीं किया, ये आइंदा इतने हाथ हुए ना तो बाहर नहीं निकालना, पीछे खड़ा कर देता तो मैं बाहर नहीं निकाल देगा, इतनी दूर से पढ़ने आए बच्चा, सवेरे सवेरे, आगे सर्दियां धुंधे उसमें भी आ रहे होंगे, तो मैं क्लास से तो कभी भी बाहर नहीं निकालता, घर नहीं भेजता मैं, 1.5 घंटा 1.25 घंटा इंशाल्लाह यहाँ खड़े रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है, जाने भी नहीं देता, कोई कहना कि नहीं मैंने नहीं पढ़ना खड़े होके, तो मैं कुंडी लगवा देता हूँ, ठीक है ना, तो पढ़ना शुरू कर दें, या आप पढ़ना शुरू कर देंगे, दो ही ऑप्शन हैं, या आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है जी। बेटा ये सवाल आपने मुकम्मल कर लिया था, इसका सोल्यूशन ना मेरे पास चूंकि है, तो मैं तो वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसको चेक कर लें, फिर ज्यादा अच्छा सवाल निस्बतन, जो ज्यादा अच्छा सवाल था वो 12 था, क्योंकि उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस था, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा था, तो वो जरा कर भी लेंगे, थोड़ा हाथ भी सीधा हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है ना, बुक वैल्यू अगर दी हुई हो और कॉस्ट ना दी हुई हो तो निकालनी पड़ सकती है, तो वो जरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसके बाद फिर पास पेपर पे मूव करते हैं। आज चेंज एस्टिमेट भी आपको करवा के भेजना है मैंने, अगर मैं जिंदा रहा क्लास के एंड तक तो इंशाल्लाह करवा के भेजूंगा। ये नजर आ रहा है सही, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर बताओ किताब का, हाँ सोल्यूशन का नहीं, क्वेश्चन का पेज बताना है, पेज नंबर, ठीक है जी। तो इसकी बेशक पिक्चर ले लें, और अगर किया हुआ है एक दफा चेक कर लें, आंसर मैच कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं पिक्चर भी लेने, आपका अच्छा है सवाल जो आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से किया। 12 मैं खुद कराता हूँ,
12 मैंने एक थोड़ी सी, इतना मसला नहीं है, मैं बता दूं भेजा था, लेकिन एक थोड़ी सी कैलकुलेशन बाद में बहरहाल मसले वाली आएगी। क्या हुआ है, क्या मसला है, किसका सर आ रहा है उड़ाना है, इसका सर, इसका सर, इसका सर, इसका सर उड़ा दें। थोड़ा सा ना यूं होके बैठ जाओ, थोड़ा और नीचे, नहीं मतलब थोड़ा सा गोटे के आन दो ना माइंड। कैमरे में आपका सर आ रहा है, सर की बजाय सर आ रहा है, और अब सही है। साथ वाले भी ऐसे ही हो जाए भाई, ये तुम पीछे पीछे बैठा करो यार, लंबे लंबे सारे, दूसरी तीसरी रो में बैठ जाओगे ना, काम चल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हो जाओ ना एडजस्ट ऐसे। मैं यकीन करो यहाँ पे आपको सर जो है ना उसके साथ टेक लगा के दिखा दूं। आप लोगों को तो यार रिलैक्स करना नहीं आता क्लास में, रिलैक्स होके बैठो। व्हाट आई एम सेइंग, बी रिलैक्स। गाड़ी समझो, रिलैक्स होके अपने ही है जी, सही है। आप हैबिट वाले बेचारे जो है वो आपके सर देखी जा रहे थे। इसको तो ऊपर कर लूं, इसको ऊपर कर लूं, इसको तो वो ऊपर से गायब हो जाते हैं। नहीं वो ये जूम आउट करो तो वो नजर नहीं आएगा बच्चों। अच्छा मशवरे दे रहे हैं, अपना सिर नहीं तले करना। अच्छा बच्चों, बहुत टाइम ज़ाया कर लिया अब हमने। अच्छा इसमें ना मैंने सिर्फ ये कहा था कि रिड्यूसिंग बैलेंस में मसला ये होगा, करना तो बिल्कुल ऐसी वर्किंग को है, मैंने जान के ये वर्किंग, हालांकि ये जो है ये शॉर्टकट से भी हो सकती है, ये वर्किंग, ये इंट्रोडक्शन, ये बुक वैल्यू शॉर्टकट से भी निकल सकती थी, जैसे हम निकाला करते थे ना वो डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल करके, तो ये उससे भी निकल सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट पे रखा ताकि रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए भी यही फॉर्मेट, शॉर्टकट्स आर अवेलेबल, लेकिन अभी तो लॉन्ग कट्स के साथ चल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के ये वर्किंग डिटेल की थी ताकि रिड्यूसिंग बैलेंस 12वां कितनों ने ट्राई किया, 12वां बस ठीक है। पास होने वाले हाथ परसेंटेज इतनी होती है आई कैप के रिजल्ट की, आप ये हाथों की परसेंटेज देखते रहिएगा जो होमवर्क करके आते हैं, आई कैप के रिजल्ट की परसेंटेज भी देख लीजिएगा। तो पास वही होता है जो पढ़ने वाला होता है, पता नहीं पीआरसी से बुरी आते हैं डाल के आ जाते हैं। तो बहरहाल रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर भी ऐसे ही चलना था, बस उसमें रेट सब्सिक्वेंटली बुक वैल्यू पे लगना था, और यहाँ से हमने कॉस्ट भी ऐसे ही निकालनी थी। लेकिन अगला मसला ये आना था कि जो बुक वैल्यू है ओपनिंग वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर एक बार फिर वर्किंग करनी पड़नी थी छोटी सी। बहरहाल ये करके देख लेते हैं। तो 11वें में कोई मसला तो नहीं है, 11वें में कोई मसला है तो पूछ लें। जितने बच्चों ने ट्राई किया था सबका सही है, किसी का गलत हुआ हो शेयर करें गलती, क्या हुआ, क्या गलती की थी। नहीं WD तो निकालनी नहीं थी, WD तो निकालनी थी नहीं, 12th में नहीं, 11th में कह रहा हूँ। 11th में कोई मसला नहीं, 12th में मैंने खुद कराना है, बेशक आप कस्में उठाएंगे हो गया, मैंने फिर भी कराना है। उमर हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग कॉस्ट है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। भाई कोई हाइब्रिड वाला बच्चा तो नहीं बैठा हुआ, हो जाओ साथ में, हो जाओ जी जी जी। नहीं क्वेश्चन 12 में से कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, मैं करवाऊंगा जी। ओके हमें तो करने दो, फिर वही बात जी। जी बच्चों, प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, बुक वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन के लिए है, एक एडिशन हुआ है और एक डिस्पोजल भी हुआ है, लेकिन मसला वही है डिस्पोजल की बुक वैल्यू गिवन है। अच्छा ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है कि ये बुक वैल्यू आपको डेट ऑफ सेल की दी जा रही है। सवाल के अंदर जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ सेल की दी जाए, कभी कभी वो बुक वैल्यू आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर भी दे दिया करेगा, कोई मसला नहीं है। आपने अपने कॉन्सेप्ट पे पक्का रहना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर वाली मिल गई तो वो डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग वाली फिगर मिल गई है, लेकिन डेट ऑफ सेल तक आपको फिर खुद लानी पड़ेगी। ठीक है ना, वो देख लेंगे इंशाल्लाह, बड़े ध्यान से बस सवाल को पढ़ा करना है। ठीक है चलो यार शुरू करते हैं। मार्कर नहीं चेक किया यार आपने, है मार्कर नहीं चेक किया आपने। प्रैक्टिस है, तेजी चेक की है मेरी। पेज नंबर फ्यू, कौन कौन से अकाउंट बनाने, कौन कौन से अकाउंट बनाने, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का। प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हम बात थी, आप पूरा लिखिएगा। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का, एसेट का नाम लिखा हो तो हम भी नाम लिखेंगे, नाम ही काफी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही साल का है ना। अब इस अकाउंट को देखते ही आपको समझ लग गई, ये एट कॉस्ट। ओके जी, 1000 में करें या पूरे रुपीज इन थाउजेंड्स। लगता है घर पे 1000 में दिया, जो शोर मचाया ना उन्होंने, चलो यार एक जैसा हो जाता है। चलो रुपीज इन थाउजेंड्स, लेकिन अगर ये करें तो फिर लिखना जरूरी होता है ऊपर, बस सिर्फ रिक्वायरमेंट में, वर्किंग में नहीं। रिक्वायरमेंट में एक बार लिख दिया, वर्किंग करके फिगर तो इधर ही लानी है ना। रिक्वायर्ड क्या है, लेजर, तो वर्किंग में जो मर्जी करते रहो, जब यहाँ पर फिगर लाओगे तो ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन थाउजेंड। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो हो उसमें फिर आपने ये जरूरी चीजें होती हैं, कौन सी करेंसी में बना रहे हो और किस लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ पे चल रहे हो। इवन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी इंट्रो में, जो नहीं सीखी तो उनमें आपको बताया गया होगा कि 5 चीजें हर स्टेटमेंट के बारे में लिखनी जरूरी है। रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये 5 चीजें होती हैं। फिर बताऊंगा इंशाल्लाह जब बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, और ये आप कर रहे होते हैं, बस आपको पता नहीं कि अच्छा ये 5 चीजें रिक्वायर्ड है कहीं पे। ठीक है, कंपनी का नाम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिपोर्ट का नाम, फॉर द ईयर एंडेड, रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, उसके बाद लिखते थे आप रुपीज, करेंसी आ गई, रिपोर्टिंग करेंसी इन थाउजेंड, इन मिलियन या रुपीज ही, ये क्या है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। 5 चीजें होती हैं। ठीक है, खैर चलें, कहां से कहां निकल जाते हैं। तो हम यकम, यकम केड़ा है, जनवरी दसो ना, यकम जुलाई भी तो हो सकता था जी। 500 ओके, यकम जनवरी 2012 ब्रॉट डाउन 150। ठीक,
ओके नेक्स्ट एडिशन है जी, फटाफट क्यों, तो ये रूटीन का काम हो गया हमारे लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट पर नहीं, एडिशन मेड प्लांट मशीनरी का कितना है, 1 2 12 पर 77, तो 77 एसेट डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। यहां सिर्फ एडिशन भी लिख सकते हैं आप, 1 2 12 और डिस्पोजल आ गया, ठीक है। डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर आ प्लांट परचेज्ड ऑन 2009 यकम अगस्त, पुरानी बात है, हम 12 में खड़े हैं ना, 9 में कैसे खरीदा था यकम अगस्त को, जिसकी बुक वैल्यू है 12,000 इज सोल्ड ऑन। अच्छा, बुक वैल्यू के साथ लिखा नहीं है कि किस दिन की है, तो फिर इसी दिन की है जिस दिन बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू ऑफ 12,000 इज सोल्ड ऑन 31 मई 12 और 16,000। ज्यादा अच्छा सवाल होता है अगर यहाँ पे लिखता हैविंग बुक वैल्यू ऑफ लेट्स से 12,000 ऑन यकम जनवरी 12, ताकि एक तो बुक वैल्यू से कॉस्ट भी आपको निकालनी पड़ती, दूसरा इस बुक वैल्यू को मजीद आगे डेफिसिट भी आपको करना पड़ता। बहरहाल दोनों फिगर ही चाहिए होती है, कोई एक मिस कर दे तो दूसरी निकालनी पड़ती है, माफी होनी रिड्यूसिंग बैलेंस में। अभी देखेंगे हम पास पेपर वाले सवाल में। क्या चलें, तो अब स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 हम क्रेडिट करेंगे किस दिन बिका एसेट, 31 मार्च को। 31 मार्च 12 को हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है, लेकिन करना होता है हमने कॉस्ट से, और कॉस्ट हमें नजर नहीं आ रही। तो जब ये कॉस्ट निकल आएगी तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये भी रिक्वायर्ड है ना अकाउंट आपके रिक्वायरमेंट में, ठीक है। चलो अब नई मुसीबत पे आ गई, तो हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो चाहिए ही होगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल तो पहले स्टेप पे ही हम फंस गए आके। वो कौन सी कॉस्ट हो जिसको क्रेडिट करके एसेट अकाउंट में डेबिट करें, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये फिगर निकाल लेते हैं अब, इसके लिए अब छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। खैर छोटी सी तो नहीं होगी वर्किंग 1। अब यहाँ पे कॉस्ट भी निकाल लेता हूं मैं और अक्यूमुलेशन भी निकाल, मैं दोनों हेडिंग्स दे देता हूं, क्या ख्याल है, इकट्ठे लिख देता हूं। कैलकुलेशन का हमने किसकी करनी है, कॉस्ट की भी और फिर अक्यूमुलेशन की वहीं से कर लेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, कल लिख दिया था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन, दोनों चीज होना जरूरी है। बुक वैल्यू गिवन हो और डेट ऑफ परचेज ना हो तब भी कॉस्ट नहीं निकल सकती। कल क्या किया था, 100 रुपया अज्यूम करके डेट ऑफ परचेज से उस अज्यूम्ड एसेट को लेकर आए थे ना, इस दिन तक जिस दिन की बुक वैल्यू गिवन है। अगर डेट ऑफ परचेज ही ना गिवन हुई तो फिर कहां से लेकर आए, फिर कॉस्ट निकल ही नहीं सकती। क्या चलें, ओके। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ये दोनों चीजें हम यहाँ वर्किंग में इकट्ठी निकाल लें, इंशाल्लाह निकल आएंगी, ठीक है जी। चल अब सबसे पहले क्या करें, कॉस्ट तो अवेलेबल नहीं है, डेट ऑफ परचेज भी है, और ये जरूरी है, ये बात याद रखना, ये दोनों चीज जरूरी है। पहली चीज बुक वैल्यू भी हो, दूसरी चीज डेट ऑफ परचेज भी, ये दोनों चीजें हो तो फिर हम इनको यूज करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस दिन जी एसेट खरीदा था इन्होंने, यकम अगस्त 2009, पहले वो तो लिख लें। अज्यूम करें, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कॉस्ट को 100 अज्यूम करना है। अज्यूम कॉस्ट कितनी है जी, 100। ये परसेंटेज में एक तरह से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो यकम अगस्त 2009 पर कॉस्ट है जनाब 100, ये परसेंटेजेस में एक तरह से चलेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो 31 दिसंबर 9 पर डेप्रिसिएशन होगी 100 इंटू 20% रेट है, 20%, लेकिन पूरा साल नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5/12 जी, 8.113 कर लें, थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये गलती नहीं होती बेटा। जब आपने यहाँ पे 8.3 लिख दिया ना, एग्जामिनर को लिख के दे दिया, तो मतलब आपने राउंड कर दिया। अब ये इस हिसाब से कैलकुलेशन है, नंबर इसके मिलते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका जी, 91.6 ये बुक वैल्यू, अच्छा जी, अच्छा 91.7। उसके बाद 31 दिसंबर 2010 बस, अच्छा बस। अब देखो 91.7 पर 20% लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना जी, 3 बस 3 राउंडिंग। अब एक में चल रहा है तो एक पे चलाओ जी, थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस मैं कह रहा हूँ आएगा, वो गलती नहीं होती है, ठीक है ना। 73.34 कैसे आ सकता है इस कदर, मुझे बताओ। उसको ना देखो, अब इधर देखो, कैलकुलेटर निकालो। आपका भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं बोर्ड के ऊपर कर रहा हूं ना जो, उसका आंसर मुझे दो, वरना ऑनलाइन वाले इसमें परेशान हो जाएंगे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को माइनस करते हैं कैलकुलेटर पे, तो यकीन करो इस तरह से भी सोचते हैं बच्चे, बड़े परेशान होते हैं, वो दूर बैठे हैं हमसे। 12 में जाके गड़बड़ है ना, तो 11 में अप्रिशिएट कर दो पूरा। 73.4 इंटू 14.7 जी, 58.7, ये 58.7 आ गया बुक वैल्यू। और ये किस दिन की बुक वैल्यू है, 31 दिसंबर 11 की, या इसको यकम जनवरी 12 भी कह सकते। ये वो एहतियात है जो हम कर लिया करते हैं, खास तौर पर रिड्यूसिंग बैलेंस में, क्योंकि इस बुक वैल्यू की हमें जरूरत होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए। पर वो अलग बात है कि यहाँ पर अभी चीज परसेंटेजेस में चल रही है, तो हमें इसको जो है वो रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी करना पड़ेगा। चले कर लेंगे इंशाल्लाह। 58.7। अच्छा, अब किस दिन बिका, 31 मार्च 2012 पे, तो डेप्रिसिएशन करेंगे जी 58.7 इंटू 20% इंटू 3/12, 2.9। बुक वैल्यू बताओ 58। चलो, अब ये वो बुक वैल्यू है जो हमने अज्यूम्ड एसेट की निकाल ली किस दिन, तो इससे परेशान नहीं होना कि उसने बुक वैल्यू किस दिन की दी हुई है। अगर सवाल में वो बुक वैल्यू इस दिन की देता
तो ये हमारे पास अज्यूम्ड बुक वैल्यू आ गई, यानी परसेंटेजेस में। तो हम कहते हैं सवाल वाली बुक वैल्यू इतने पर पड़ी है, इसको इतने पे ले जाओ। अगर उसने यहाँ की नहीं बताई, यहाँ की बता दी तो कोई मसला नहीं, हम अपने अज्यूम्ड एसेट को यहाँ तक ले। जिस दिन की बुक वैल्यू सवाल में गिवन है, अज्यूम्ड कॉस्ट को उस दिन पे ले आओ। अब आपके पास रुपीज में सवाल में गिवन है और परसेंटेजेस में आपने निकाल ली बुक वैल्यू। डेट ऑफ परचेज जो गिवन थी तो आपने अज्यूम करके 100, आपने रिडक्शन मेथड वही यूज करके आप उसके क्वेट कर लिया। अब आप फॉर्मूला लगाएं सुकून से कि ये इतने पर पड़ा है, इतने पे ले जाए, ठीक है। तो हमें रुपीज में चाहिए थी कॉस्ट, ठीक है। वो सवाल में बुक वैल्यू गिवन है रुपीज के अंदर, कितनी बुक वैल्यू गिवन है? 12,000, ठीक है। ये 12,000 जिस दिन की वो कहे, अब उसने नहीं बताया तो डेट ऑफ सेल की ही है ये, ठीक है। कितनी थी? 12,000। अब ये 12,000 ये 31 मार्च 12 पे बुक वैल्यू है, ठीक है। हम कहेंगे ये 12,055.8 है, 100 पे ले जाना हो तो। ये मार्कअप मार्जिन में करेक्शन ऑफ एरर में शायद आपको जाके कराऊं, शायद उससे पहले भी कराना पड़े। अब इसको पढ़ के आए हैं वैसे क्यों है, लेकिन मैं बहरहाल करवाता होता हूँ बच्चों को। सवाल मैंने कुछ रखे हुए छोटे छोटे, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला इस तरह से हम यूज किया करते हैं। जो अमाउंट गिवन है उसको डिवाइड करो उसकी परसेंटेज से, जो रिक्वायर्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं यहाँ पर कोई भी फिगर निकालना चाहूँ ना, कोई भी फिगर निकालना चाहूँ, इन सब में से कोई भी फिगर निकालना चाहूँ तो सिर्फ ये करना है, 12,000 को तो आपने पक्का किससे डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई जिससे करोगे, जिससे करोगे, जिससे करोगे उसके सामने वाली फिगर आ जाएगी, ठीक है। मुझे पता है आप 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अगली तैयारी भी करा रहा हूं ना, ठीक है। ये आपने कर दिया डिवाइड, गिवन अमाउंट 12 है, इसकी गिवन परसेंटेज कितनी है, गिवन की परसेंटेज कितनी है? 55.8। ये कर लिया ना, उसके बाद इस पूरी रेंज में आप किसी भी साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके सामने वाली फिगर आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल तो हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। तो यहाँ पे हम छोटी सी वर्किंग कर देते हैं जी। वर्किंग 12,000 जो है ये 55.8 पर पड़ा है, यानी 55.8% है। हम इससे 100% निकालना चाहें तो 21,505 हो सकता है। अब जिन्होंने राउंडिंग ना की उनका 21,500 भी आ गया हो थोड़ा राउंड, तो ना वो गलत है ना ये गलत, ठीक है। तो उधर दलेरी के साथ खेला करें जी। लें जी, आपके पास एक तो कॉस्ट आ गई स्टेप 1 वाली, यही चाहिए थी ना हमें। दूसरा अब हमें क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड, तो वो भी अब हम निकाल सकते हैं एक स्टेप के अंदर यहीं पर। एक्यूमुलेटेड डेप्थ से निकालनी है तो कॉस्ट 21,505 माइनस बुक वैल्यू 12,000, तो कितनी आ गई? 9,505। अब जिन्होंने राउंडिंग नहीं की उनका ये 9,500 आ गया होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये गलती कभी भी नहीं होती। ये मार्क्स आपको इन चीजों के मिल रहे होते हैं, राउंडिंग की आपने, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पता नहीं पहले दिन से बता रहा हूं, फिर भी 100 लेक्चर भी क्रॉस हो जाए तो बच्चे सवाल कर रहे होते हैं राउंडिंग का। सर ये तो राउंडिंग की गलती तो नहीं है, खुदा के लिए नहीं गलती है जी। स्टेप 1 आगे 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 डेट आ गया जी। स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को 21,505 क्रेडिट 1000 में नहीं है। ओह नो, ओहो यहाँ भी पॉइंट आ गया, चलिए कोई बात नहीं जी। 21.5 क्रेडिट और डेबिट। जज़ाकल्लाह बच्चों जिन्होंने बताया। स्टेप 2 इस 9.5 यही लिख देते हैं सिर्फ, क्या ख्याल है? 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एक डेसिमल तक चल रहा हूं तो मुझे 9.5 करने दो ना, ठीक है जी। स्टेप 2 9.5 से एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करो। जिन्होंने 9.51 किया वो भी सही है, जिन्होंने 9.505 लिखा वो भी सही है, ओके ठीक है जी। इन्होंने 10 यार वो सही नहीं है। वर्किंग 1 सही, दोनों चीजें निकली, ठीक है। तो 31 मार्च 12 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप 3 हमें क्या पता, हमारा तो दूसरा दिन है सर आज, है ना, हमें क्या पता। स्टेप 3 है हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने का बिका है? फॉर 16,300। तो एसेट बिका है तो कैश आया, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 16,300 है ना, 16.3। मुझे क्यों लग रहा है गेन आ गया? तो पहले एक हफ्ते में तो लॉसेज ही आते रहे, हमने कहा लगता है एसिड बेचने में जिंदगी में जाती लॉसेज है, ठीक है जी। कितना इधर आ गया? 4.3 पीएनएल में। ये डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, धोखा ना खा जाना, डेबिट तो लॉस होता है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, पीएनएल क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये मैंने सही लिखा, सही साइड पे लिखा ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस आया तो आपने उसी तरह से वर्किंग की। फर्क सिर्फ क्या आया, कल ये मैंने जान के इसलिए मैंने कहा कि मैंने यहां पे तो मजबूरी है ये वाली वर्किंग करना, डिटेल्ड वर्किंग करना, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये कोई मजबूरी नहीं है। पर स्टिल मैंने आपको उसी फॉर्मेट पे डाला ताकि आप अगले वाला काम घर पे आसानी से कर लें, ठीक है। बस सही है, सिर्फ ये बदला है। यहाँ पे तो 100 पर ही रेट लगा, लेकिन आगे फिर 100 पे नहीं लगा, बुक वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है। काम बाकी आगे सारा सेम। अब रह क्या गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलो जी, तो वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल ना लिखो, ऑन ओपनिंग तो लिख लेना, ठीक है। सिर्फ वैल्यू लिख दो, वर्किंग है चलेगा, खुद के लिए है, लिख लेना अच्छा है जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब अगली बात तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी, तो मैं लिख रहा हूं क्या? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, ये तो आपके दिमाग में बस चले, ये आपने नहीं लिखना, इनटू रेट, ठीक है। क्योंकि अब मैं तो याद करवाना होता है ना आपको, यार चीजें याद करनी थी। पहले दिन कैसा मुश्किल अजीब सा लग रहा था, आहिस्ता ऐसा ही आदत बन गई, तो पर्चे में और ये नहीं है कि ये इससे जान छूटेगी। आप 100वें लेक्चर पे चल रहे होंगे, लेट्स से एनपीओ का टॉपिक चल रहा होगा और वहां पे आप एसेट बुक वैल्यू मेथड होगा, तो आप एसेट डिडक्शन इसी तरह से निकाल रहे होंगे,
इसी तरह से ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल कर रहे होंगे, डिस्पोजल भी होगा, तो ये फॉर्मेट एंड तक यही रहेगा। तो मैंने तो इसलिए चीजें याद करवानी है ना, इनको मैंने सारा सिलेबस और आगे भी जिंदगी में आपने यूज करना है, तो इसको तो लेकर चलना होता है। तो आपको पर्चे में अंग्रेजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बस ये फिट करना है। मैंने तो ये नक्शा बनाना है ना बेटा। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालें जी, 500 माइनस 150, जिसने किया वो भी ठीक, जिसने डायरेक्ट 350 लिखा चलेगा, बेहतर ये है कि इस तरह से शो कर दो। ठीक है, ये क्या आ गया जी, बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, 12,000 गिवन है, 12,000। लिखने दो प्लीज, क्यों? ठहर, सब चुप कर दो, लिखना नहीं। आप भी यही कह रहे हो, क्यों ना लिखें? मार्च की दीजिए। हाँ भाई पहुंच गए, 31 मार्च की बुक वैल्यू है। यहाँ पे हमें ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू चाहिए, पर वो तो हमारे पास है ही नहीं है। कहाँ है? तो क्वेश्चन मार्क है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक छोटी सी वर्किंग और कर ले। ठीक है, 12,000 कोई पकड़े, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से शुरू हो जाए, ये डेफिनेशन करे, बुक वैल्यू निकाले, डेफिनेशन करे, बुक वैल्यू निकाले, डेफिनेशन करे, बुक वैल्यू निकाले, बुक वैल्यू निकलेगी। लंबे तरीके से नहीं हो सकता है, पर नहीं करना है ऐसे। ठीक है ना, टाइम बचाना है। ठीक है जी, तो 12,000 55.8 है, इसको 58.7 पे ले जाओ। ये इसकी तैयारी करा रहा था मैं, थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जहां मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, जितने क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, मैं वेला था जी। 12,000 चलो ऐसा करते हैं 7 वाली क्लास से देखें जरा, सर आसिफ आए होंगे, सर नाम तो भी आए नहीं, बुला लें, फैसला कर लेते हैं मिलके बैठ के, उनसे करवा लेते हैं फैसला के क्या आंसर है। मुझे कैलकुलेटर दे दें। अच्छा, खामोश होंगे आप लोग, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाया करें। ठीक है, अब सब बच्चे कैलकुलेटर पे लिखें 12,000। सारा मूड ऑफ ना करें, मेरा ऑफ हो गया तो फिर देखना उठा टंगे होना सारे, ऐसे करके पढ़ रहे होंगे सारे। डिवाइड बाय 55.8 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं तो मैं खुद कर 58.7 जी, 623, यही करेक्ट है। अच्छा, इससे नीचे वाली डेफिनेशन भी मैं तो कहता हूँ निकाल लो, वो इस वजह से निकाल लो कि आगे यूज करनी है। ठीक है, अच्छा ये बैलेंसिंग भी अब निकल सकती है, कैसे नजर आ रहा है ना, तो 623 लिख लो बस। ये इसलिए निकाल ली कि आगे वहां पे जाके भी तो निकालनी है, नहीं निकालो। ठीक है, तो इसी वर्किंग में मैंने फिर ये दो चीजें और निकाल ली। कोई इसको पसंद ना करे बैलेंसिंग को, तो भी कोई मसला नहीं है, तो 12,000 डिवाइड बाय दिस इनटू ये भी कर सकता है। वो इसके ऊपर रेट लगाकर 3/12 करके पागलों की तरह ये काम भी कर सकता है, बट जब ये फिगर निकला, ये निकला, तीसरी बैलेंसिंग होनी है ना। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, तो 12.6 बस काफी है। 623 मतलब हम एक डेसिमल पे चल रहे हैं ना, 12.6। तो हम लड़ाई ताड़ी मुक गई, 6 के आगे कुछ भी था जी, इनटू रेट, नहीं रेट तो 20% है ना। हाँ, आगे आंसर 57.67 पॉइंट। अच्छा ठीक, रैंक हो गया भाई के साथ 67 पॉइंट। नेक्स्ट है जी ऑन एडिशन। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऑन एडिशन इससे तुम लोग पास फेल नहीं होगे। सही बात है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब डरा रहे हो मुझे, पहले थोड़ा डरा होता हूं मैं जी। 11/12 ऑन डिस्पेंसर, अच्छा डिस्पोजल जी, वर्किंग नंबर 1 से ही उठा लो, 623। हाँ जी, सही फरमाया आपने, 0.6 जी, 82.2। इन चीजों में ना तंग ना किया करें उस्ताद को। अच्छा भला खुशी खुशी में हंस खेल के पढ़ाने का आदी हूँ, ऐसे काम करेंगे ना जैसे आज आप लोगों ने मछली मंडी बना दी, तो फिर मैं दिमाग घूम जाता है। दिमाग घुमाना, फिर हमें एंट्री करनी 623। ये 3 महीनों की डेफिनेशन है, नहीं है? नहीं है, चेक कर लो, कैलकुलेटर कटो ना, कटो 12,623 इंटू 20% इंटू 3/12। नहीं सही है, चलिए जी। ओके, 82.2 की एंट्री फॉर माय डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट डेफिनेशन क्रेडिट, मैं खुद ही कर लेता हूँ ये एंट्री, आपने क्या बोलनी है। वर्किंग 2, शर्म आती है बात से एंट्री पूछते हो। 31 दिसंबर 12। लो जी, कहानी खत्म, क्लोजिंग बताइए एसेट अकाउंट का। आज 10 दिन 10 लोगे, 555 पॉइंट, सुभान अल्लाह, सारे बोला सुभान अल्लाह। चेक करो, गोल्डन नंबर आ गया जी, पॉइंट 222.2 है। किसने 2 बोला जानबूझ के, ऐसे ना क्या करना, अभी बता रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक गोल्डन नंबर आया। क्यों भाई, केपी के वालों को, हम जैसे को बताता है ना, इनको क्या पता 222 का है ना। अच्छा जी, तो असल में तो आपको सबसे ये सिखाना था, ये तो ऐसे आप लोगों का टाइम लाया किया आज। सक्सेसफुली वेस्टेड यूर ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स, मिशन कंप्लीट, रिस्पेक्ट। दोनों क्या लगता है, मैं शुरू से ही ऐसा था? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है।
सीए के कोई असरात नजर आते हैं? लोगों को मशहूर है सीए के, सीए में आते हैं में ऐनक लग जाती है, बाल उड़ जाते हैं, कोई ऐसी कोई निशानी नजर आती है? 2 नंबर सीए किया मैंने, है ना? जिंदगी में कोई टेंशन नहीं लिया, असल में चिल किया, चिल नहीं लेनी, ये भी है पढ़ते हुए, ऐसी बात नहीं। यूज स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं, जो एक लेवल की होना जरूरी है। अच्छा यार, अब ऐसा है, पास पेपर कर लेते हैं पहले, आए पास पेपर 9 पे जरा। लेकिन ना पास पेपर 9 को छोड़ें, पहले एक छोटी सी एग्जांपल आप मेरे साथ करें, छोड़ें इसको। अच्छा जी, छोड़ो यार पास पेपर को, हैं थोड़ा सा बस सामान उधर कर लो अपना। ये एग्जाम्पल है जी, फाइन। अच्छा जी, एक एसिड है आपके पास, कॉस्ट थी उसकी 700 रुपये और 750 कर लो, और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है जनाब इसकी, लेट से ऐसे बस फिगर्स ले रहा हूँ 390, और ये आपने जो बेचा तो सेल प्रोसीड्स जो हैं वो लेट से आ गई आपका नंबर, अच्छा जी 420, आपका फेवरेट नंबर, आपका अपना नंबर। अच्छा जी, एक नई चीज़ आज मैं आपको थोड़ी सी सिखाना चाह रहा था कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक एसी है, आप इस एसी को बेचने का इरादा कर रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे अब रहते हैं ये फैसल टाउन में, तो कोठा पिंड वाली जो मार्केट है उसके अंदर आपको पता लगा कि इस एसी की कीमत लेट से 70,000 है। तो आप बेचने का इरादा कर रहे थे कि किसी ने आपको कहा इसी एसी को ठोकर ले जाओ, वहाँ पे यही एसी 80,000 का बिक जाएगा। अब मुझे बताओ प्रूडेंट डिसीजन क्या होगा, यहीं 70 का बेचें या 80 का ठोकर पे जाके बेचें? यहीं पे 70 का बेचें, तो ठीक है, तो तुम ऐसे ही करना, ठीक है? पागलों वाली बात नहीं करनी, ठीक है? जो बात समझाई जा रही है प्यार से, उसको प्यार से समझ लिया करो, ठीक है? शुगर ना लगाया करो, शुगर लगाने के लिए मैं मौजूद हूँ, ठीक है? किराया थोड़ा ही होगा क्योंकि 10,000 किराया आ जाना है। अच्छा, मोटरसाइकिल में भी दोस्त के साथ लेके जा सकते हो, टेंशन ना लो, 200 में भी पहुंच जाएगा। चले छोड़े, वो तरीके बाद में बताऊंगा। तो भाई कहने वाले ने आपको कहा कि ठोकर ले जाओ, यही 70 की बजाय 80 का बिक जाएगा, लेकिन अब मसला ये है कि ठोकर लेके भी जाना है। तो आपने एक रिक्शे वाले से बात की कि भाई इसको ठोकर पहुंचाना है, तो उसने कहा ठीक है जी मैं 2,000 रुपये किराया लूंगा। कितने पैसे ले रहा है अभी भी, ठीक है ना, 8,000 बच रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये इस एसेट को ले जाकर ठोकर बेच देंगे। अब मसला क्या आया, इस एसेट को तो हमने 80,000 का बेच दिया, लेकिन इस एसेट को बेचने पर हमारी कुछ कॉस्ट आ गई है। इस कॉस्ट को कहा जाता है डिस्पोजल कॉस्ट। क्या कहा जाता है जी? डिस्पोजल कॉस्ट। एसेट को डिस्पोज करने के ऊपर कुछ कॉस्ट आ गई, ठीक है? आप जो है वो मिसाल के तौर पे आप अपनी गाड़ी बेचने का सोचते हैं, आप बस चलाते थे, आपने कहा ये मैं बेच देता हूँ, ठीक है? ये बस किसी ने कहा कि यार ये इधर ना बेचो, लाहौर में इसी को जो आप वो सियालकोट जाके बेचोगे तो वहां पर जो है ये बस ज्यादा अच्छी कीमत देगी। अब लाहौर से सियालकोट लेकर जाओगे तो फ्यूल लगेगा, टोल लगेगा। अब ये किस लिए लग रहा है, वहां बेचने जा रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्पोजल कॉस्ट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभार सवालों के अंदर ये आता है। तो सेलिंग ऑफ व्हाट? नहीं, सेलिंग ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट ना। तो क्या फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा कारोबार है? ये समझे हम फिक्स्ड एसेट है ही वो वाला रिसोर्स जिसको हमने फॉर सेलिंग पर्पस नहीं फॉर यूज रखा हुआ था। अब उसको बेच रहे हैं तो ये डिस्पोजल की एंट्री कर रहे हैं ना। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसकी तो सेल की एंट्री भी ये नहीं होती। एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, और उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आप उसकी बात कर रहे हैं तो उस पर जो सेलिंग एक्सपेंस होता है वो, उस पर जो डिस्पोजल उसकी कॉस्ट होती है उसको सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं, जो अदर एक्सपेंस। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो डिस्पोजल कॉस्ट, इस एसेट को बेचने पर कॉस्ट आ गई, ठीक है? मिसाल के तौर पर, चलो रहने दो, काफी होगी मिसाल। तो डिस्पोजल कॉस्ट है जनाब लेट्स से 40 रुपए आपका जब वो खर्चा आ जाता है, ठीक है? अब मैं इसमें 2 ऑप्शंस आपको बताता हूं यार, प्लीज लिख लो यार। 2 ऑप्शंस आपके पास इसमें अवेलेबल होंगे इसकी अकाउंटिंग करने के, ठीक है? और फिर एक ऑप्शन आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, ये बेटर है, ठीक है? मैं रिकॉर्ड करूंगा डिस्पोजल कॉस्ट को सेपरेटली और डिस्पोजल की एंट्री को नहीं छेड़ूंगा, ठीक है? डिस्पोजल कॉस्ट सेपरेटली। अच्छा, अब बताएं जल्दी से, सिंपल डिस्पोजल है, एक्यूमुलेशन डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा और एसेट ऊपर डाटा गिवन है सारा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है? 750। एक्यूमुलेशन कितनी है? कैश कितना है आपका? 420। वो मजा नहीं है जो मतलब 420 में है ना, तो सब बोले कितना कैश कितना है? 420। अपने नंबर को बोलते हुए फगर से बोला करें ना आप लोग जी। हाँ जी, बताएं जी, गेन है लॉस है? ये तो बता दें, ये नहीं अज्यूम फिगर लेनी, ये तो गेन है। कितना गेन है? कितना गेन है? 60 रुपए का क्या आ गया? गेन। तो पीएनएल के अंदर ये गेन चला जाएगा। लेकिन मौजूद खवातीनों हजरात तो जो फरमाएं पैनों पे प्रावो,
अभी ये ट्रांजैक्शन ही से रिलेटेड एक खर्चा है जो आपने रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, उसकी एंट्री में कर दूं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक्सपेंस ही है ना, आपने अगर उसको अलग से रखा, इसको अलग से रखा, तो इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है ये बात समझ आती है। अब मैं आपके सामने P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूं। अभी नोट ना करें, साथ साथ देख लीजिएगा, दिल करे तो नोट करिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। छोटी सी बात, एक जुमला निकालना है मैंने सिर्फ। असल में ना आपको पता है, थोड़ी अपनी हालत तो ये, हमारी तो ये नहीं है ना, हम वैसे रटा लगा लेंगे, करेंगे जरूर एक लाइन में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर फिर एक लाइन हम बना लेंगे पर्चे के लिए। बस वो लाइन हमने याद रखनी, ये सारी बात तो आपको लॉजिक के दीवानों के लिए होती है। ठीक है, तो गेन ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन डिस्पोजल कितना 60, और डिस्पोजल के ऊपर कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस लिख दो, या एक्सपेंस या डिस्पोजल कॉस्ट, जो मर्जी लिख दो, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस ही होता है। ये कितनी है जी 40 माइनस में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डिस्पोजल कॉस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड ना करें, बल्कि उसको सेल प्रोसीड में से नेट कर दें। ये मैंने आपको बात भी बोली अभी कि हमारा 80,000 70,000 का यहाँ पे एसी बिकता है, अगर हम ले जाएं इसको ठोकर तो कितने का बिक जाएगा। तो हमने 80 को अलग रखा और किराए को अलग रख लिया, तो ठीक है ना। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है, हम यूं बोल दें कि अगर हम ठोकर ले जाकर बेचें तो हमें 78,000 मिलेंगे। हमें क्या आया 80 आया, 2,000 रिक्शे वाले को दे दिया, तो हमें कितना बचा। तो बस यही ट्रीटमेंट है इसका। क्या कर दो, डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से नेट करके नेट सेल प्रोसीड्स को ले जाओ डिस्पोजल की एंट्री में, फिर अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आंसर सेम आएगा, यही प्रूव करने निकले हम। ठीक है, तो डिडक्ट करो डिस्पोजल कॉस्ट को, डिडक्ट डिस्पोजल कॉस्ट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। ये मैं फ्रॉम लिखने की नाकाम कोशिशें कर रहा हूं, फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, एंड यूज नेट सेल प्रोसीड्स इन जर्नल एंट्री, नेट सेल प्रोसीड्स इन जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो अब एंट्री कैसे होगी, वही एंट्री है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालो, जल्दी बोलो, प्रोडक्शन अकाउंट में से उसकी प्रोडक्शन निकालो। कैश जो आया है वो कितना है, आपका अपना नंबर, लेकिन 40 रुपए यहीं से क्या कर दो माइनस जी, 300 तुसी जी। गेन कितना आ गया, 20 रुपए का गेन आ गया, और इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होगी। अगर P&L के एक्सट्रैक्ट की अब बात करेंगे तो P&L के अंदर आपको सिर्फ, और ये ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, P&L के अंदर आपको गेन ऑन डिस्पोजल नजर आएगा, कितने से। ठीक है, तो क्या बेहतर लग रहा है आपको, आसान भी यही है, ठीक है ना। तो हम ये काम नहीं किया करेंगे, ठीक है, बल्कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो जुमला मैंने लिखा है ना, ये जुमला आपने भला किधर लिखना है, ये 219 सफा आपका है ना किताबों का, 219 सफा, इसके नीचे जगह खाली है, या 220 का के टॉप पे जगह खाली है। छोटा सा जुमला लिख लें, 219 के बॉटम पे या 220 के टॉप पे, बेहतर है 220 के टॉप पे लिख लें। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है, लंबी सी लाइन है, छोटा छोटा करके लिखें। अगर उर्दू में लिखना चाहें तो मैं उर्दू में बोलता हूं, उर्दू में क्या लिखोगे आप, पहले सुन लो जो पसंद आए। हम डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से नेट करके लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में इस्तेमाल करेंगे। ये लिखना चाहें तो लिख लें। हम डिस्पोजल कॉस्ट को, अंग्रेजी वाला वर्जन सामने मौजूद है, बस उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, वी विल डिडक्ट, वी विल कर देंगे तो ये जुमला पूरा है। हम डिस्पोजल कॉस्ट को, अगर सवाल में कभी आ जाए ना तो तरीका बता रहा हूं, हम डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, हम डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में यूज कर लेंगे, नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में यूज कर लेंगे। अच्छा, मैं अगर इसी का डिस्पोजल अकाउंट भी बना दूं, लोड तो पै ही सकती है ना, तो वो कैसा बनेगा, उसकी शक्ल क्या होगी। डिस्पोजल अकाउंट, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया था 750 को, वो इधर डेबिट हो गया। एक्यूमुलेटेड अकाउंट में से क्रेडिट डेबिट किया था 390, वो इधर क्रेडिट हो गया। कैश, अच्छा आई क्या पता क्या करता है, आई के सोल्यूशन देखो ना, डिस्पोजल अकाउंट जैसे है, तो यहाँ पे लिखेगा 420 और यहाँ पे लिखेगा 20, दोनों ही कैश है। ये क्या है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये क्या है डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट। बेसिकली डिस्पोजल, ओके सॉरी, डिस्पोजल अकाउंट में वो इस एक्सपेंस को बुक करता है डायरेक्ट, यानी कि उस एक्सपेंस को P&L में नहीं लेके जाता, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर देता है। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट लेकर करता अलग है, ये लिखें तब भी ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान काम जो मैं बताया है वो है कि आप इस 420 को इधर लिख के आप चेक कर लेना, चेक कर लें, आंसर बताएं जरा, आंसर बताएं। 20 आता है इधर P&L के अंदर। अब आई कैप की प्रेजेंटेशन ये होती है, 20 ही आंसर है ना। अब देखो जरा, मैं कहता हूं कि यार इसको यहां पे नहीं लिखो, बल्कि यूं कर लो कि 420 में से माइनस करो 40 को, माइनस 40 कर दो, और जो नेट आंसर है 380 उसको लिख लो। और यार ले ला, तेरी मेहरबानी भाई जी, कितना आता है 380 आ गया। बताओ जी, कोई आंसर पे फर्क पड़ा। तो आई कैप की प्रेजेंटेशन, आई कैप भी यही करता है कि इसको डिस्पोजल कॉस्ट
को डिस्पोजल अकाउंट में ही डालता है कि इसी ट्रांजैक्शन का गेन लॉस नेट हो, लेकिन यहां पे आके आईकैप क्या करता है, इसको अलग से शो कर देता है। ठीक है ना, हम आईकैप दो एंट्रीज करता है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 420 से और फिर डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट 40 से, और अल्टीमेटली आंसर तो 20 ही आता है ना। तो हमने आईकैप वाले इस ट्रीटमेंट को और सिंप्लीफाई कर दिया, एक जुमले के अंदर लिख लिया, और ये कई बार नजर भी आएगा आपको सवालों के अंदर। डिस्पोजल कॉस्ट अगर सवाल में नजर आए तो क्या क्या ट्रीटमेंट है उसका, सेल प्रोसीड में से माइनस करो, सेल प्रोसीड में से माइनस करो और नेट सेल प्रोसीड को जनरल एंट्री में यूज करो। ठीक है, अच्छा, और अगर यही एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कभी आ जाए तो कैश तो पे हो रहा होता है, कैश निकल रहा होता है, तो कैश पे किया आपने एसेट के लिए भी और डिस्पोजल कॉस्ट भी, तो वहां पर कैश में ऐड कर देना। वहां पे देखो कॉमन सेंस यूज किया करो, बिल्कुल आसान है अकाउंटिंग, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर यही एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती, ठीक है, और मैं मिसाल के तौर में कहता हूं जी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ गई, कंडक्शन एक एसेट की है जनाब 30 रुपए, एसेट अकाउंट को न्यू की कॉस्ट से डेबिट करो जी 150 रुपए, एसेट को ओल्ड अकाउंट की कॉस्ट से क्रेडिट करो, लेट्स से जी ये 100 रुपए, और कैश आपने पे किया जी, कैश पे किया आपने लेट्स से 40 रुपए, लेकिन साथ ही आपने कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी इनकर की है लेट्स से 10 रुपए, तो क्या करोगे, ये तो दोनों कैश, ठीक है ना। तो ये सेल प्रोसीड या कैश पेड की फिगर को इकट्ठा कर देना, जिंदगी आसान रहेगी। ये वैसे कभी हुआ नहीं है एक्सचेंज के अंदर उसने डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करवाई हो, ठीक है, लेकिन आप एक कदम आगे सोच लिया करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, बहरहाल ये तो कई बार आपके सामने ये ट्रीटमेंट आ चुका है। ठीक है, तो हमने कैश को अलग से नहीं रखना। अब मैं फाइनल वाली तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट इस तरह से बना करेगा अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नहीं बेटा देखो, कैश पे करने से 10 आ रहा है आपके पास तो बड़ी हैरत की बात है। नहीं, 40 पे किया और 10 भी पे किया ना, मैं तो ये कह रहा था डिस्पोजल कॉस्ट आपको आएगी क्या, पे करते हैं ना आप, इनकर रिक्शे वाले को आपने पैसे दिए हैं कि वो आपको पैसे देगा, ये भाईजान आपका इसी में छोड़ गया, ये लो, ऐसा नहीं ना होता। ठीक है, तो ये कहा कॉमन सेंस यूज करना, हो जाएगा। फिलहाल तो ये ट्रीटमेंट आपको 2 से 3 बार पास पेपर में नजर आएगा। बड़ा रिसेंट भी आएगा, शायद पिछली अटेम्प्ट, रिसेंट में नहीं तो उससे पिछली में या रिसेंट में, इन 2 अटेम्प्ट में से भी ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, टेस्ट किया हुआ डिस्पोजल कॉस्ट का। ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आएगी तो हम उसको सेल प्रोसीड में से, और आईकैप क्या करता है वो बता दिया, नहीं आईकैप सोल्यूशन देख के परेशान नहीं होना कभी, उसने लेजर बनाया, आईकैप की किताब खोलो उसके लेजर आंसर तो सेम ही आना है। उन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है, हम कैश को नेट कर रहे हैं, उन्होंने कैश एक्सपेंस वाला उधर रखा हुआ है और ये रिसीट इस तरफ रखी हुई है। अल्टीमेटली बात तो एक ही, हम जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को। ठीक है, सही है। हाँ जी, पार्ट 2 शुरू करना करें।